नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपने शैक्षिक वीडियो में अप्रेरणा के अंतर्गत पढ़ेंगे अब प्रेरणा की विधियाँ। इसके पहले हम लोग अप्रेरणा का अर्थ और उसकी परिभाषाएं और उसके घटक इत्यादि पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है अप्रेरणा की विधियाँ, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ष डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्रेरणा से आपका क्या आशय है। कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों को अप्रेरित करने के लिए कुछ विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पहले से ही हमें ज्ञात है कि कोई भी कार्य हो बिना प्रेरणा के हो ही नहीं सकता, और कोई भी कार्य उतने ही अच्छे ढंग से होता है जितने अच्छे ढंग से उसको अप्रेरित किया जाता है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है, बेटर द मोटिवेशन बेटर द लर्निंग। इसी बात से प्रभावित होकर फ्रेंडसन ने कहा है कि प्रभावी अधिगम के लिए प्रभावशाली अप्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग अप्रेरणा की प्रविधियों को एक एक करके जानते और समझते चलते हैं। अप्रेरणा की विधियाँ, या इसको अप्रेरणा की प्रविधियाँ भी कहा जाता है। तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये विधियाँ और प्रविधियों में क्या अंतर है। सामान्य रूप से जब हम किसी विधि में एक और विधि जोड़ देते हैं तो उसको प्रविधि कहा जाता है, और यहाँ इस प्रकार की अप्रेरणा की विधियों को प्रविधियाँ कहा गया है। क्योंकि हम कक्षागत तो विभिन्न व्याख्यान विधियों से, विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे व्याख्यान विधियाँ हैं या प्रयोग प्रदर्शन विधि है, आगमन निगमन विधि है, उन सबसे बच्चों को पढ़ाते ही रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश जब बच्चों में नीरसता उत्पन्न हो जाती है तो हम इस प्रकार के सहायक चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं उनको अप्रेरित करने के लिए। तब इनको हम प्रविधियाँ कहते हैं। क्योंकि पुरस्कार एवं दंड ये पढ़ाने की विधि नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए इसका हम उपयोग इसलिए करते हैं पढ़ने में कि बच्चे अप्रेरित होकर पढ़ना शुरू कर दें, लालच आ जाए उनके मन में कि नहीं हमें पढ़ना है, तब हमें पुरस्कार या दंड मिलेगा। तो विधियों और प्रविधियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सामान्य रूप से एक ही है। लेकिन अंतर यही है कि जब हम विधि में एक विधि और जोड़ देते हैं तो प्रविधि कहलाती है। तो आइए नंबर 1 पे जो हमारा है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड यह अप्रेरित करने की एक प्रमुख विधि है। कोई भी अधिगम करता हो, छात्र हो या बड़े छात्र हो, छोटे छात्र या बड़े छात्र ऐसे हम कह सकते हैं, छोटी कक्षाओं और बड़ी कक्षाओं में दोनों में हम इस प्रविधि का उपयोग करते हैं, पुरस्कार एवं दंड का। जब बच्चे अच्छा कार्य करें तो उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए, और जब बच्चे कुछ अनैतिक कार्य या गलतियां करें तो उन्हें दंडित करना चाहिए। लेकिन हम सभी शिक्षकों को एक बात को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि जब हम छात्रों को पुरस्कार दें तो किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात जैसी भावना नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पुरस्कार जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है छात्रों को, वह ज़्यादा महंगा ना हो। क्योंकि जब महंगा होता है छात्र तो बच्चों में लालच उत्पन्न हो जाती है। तो लालच बस वो कुछ ना कुछ अनैतिक क्रिया कर सकते हैं। जैसे जो बच्चा पुरस्कार पा रहा है उसे छीन सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, या अगली चांस अपने लिए खोजते रहते हैं कि जो भी मौका आए अगली बार हम इस पुरस्कार को प्राप्त करें। और जब भी हम बच्चे को दंडित करें उसके गलत कार्यों के लिए, तो उस दंड के कारण को बता देना चाहिए कि आपको दंड इसलिए दिया जा रहा है, ताकि बच्चे में कोई भी हीन भावना उत्पन्न ना हो। और जो हमारा पुरस्कार है इसका संबंध एक मधुर स्मृति से होता है। यानी कि जब शिक्षक किसी छात्र को पुरस्कृत करता है तो उसके साथ उसका एक मधुर संबंध स्थापित हो जाता है, और दंड देने पर उस शिक्षक और छात्र के मध्य घृणा भावना का विकास हो जाता है। तो हमें पुरस्कार एवं दंड में केवल पुरस्कार का ही उपयोग करना चाहिए। दंड का जरूरत पड़े तो बहुत कम, केवल हमें पुरस्कार का ही उपयोग करना चाहिए बच्चों को अप्रेरित करने के लिए। नंबर 2 पे है प्रशंसा एवं निंदा। प्रशंसा एवं निंदा भी पुरस्कार एवं दंड की तरह ही एक प्रविधि है। इसमें भी अच्छे कार्य के लिए छात्रों की प्रशंसा की जानी चाहिए, और जब बच्चे गलत कार्य करें तो उनकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि जब बच्चों की प्रशंसा की जाती है तो वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने काम को अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, सीखने के लिए अप्रेरित हो जाते हैं, काम को शीघ्र सक्रिय रहकर पूरा कर लेते हैं। और जब हम उनकी निंदा करते हैं तो बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए
हमें हमेशा निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि शोधों से स्पष्ट हो चुका है कि जब हम छात्रों की निंदा करते हैं तो अगर तुलना करें लड़की और लड़कियों में, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में निंदा से हीन भावना ज़्यादा उत्पन्न होती है, वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, इसलिए हमें निंदा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसे देखें हम सामान्य बालकों और मेधावी बालकों में, तो जो मेधावी वर्ग के बालक होते हैं वे निंदा से तिलमिला उठते हैं, बड़ी बौखलाहट उनमें आ जाती है कि हम तो पढ़ने में तेज थे, ऐसा था वैसा था, हम हर काम टाइम से कर लेते हैं, फिर भी गुरुजी या सर जी हमारी निंदा क्यों करते हैं। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। और अगर हम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तियों के बीच की तुलना करें तो निंदा से जो हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वह टूट जाता है, घबरा जाता है। इसलिए हमें हमेशा प्रशंसा एवं निंदा में ज़्यादातर प्रशंसा का प्रयोग करके छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नंबर 3, सफलता व असफलता। दोस्तों, जीवन हमारा संघर्ष होता है। जीवन में जब हमें सफलता मिलती है तो हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब असफलता मिलती है तो हमारा मन टूट जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में सभी शिक्षकों को चाहिए कि छात्र को कभी भी ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमेशा उसकी सफलता और असफलता को हमें बताते रहना चाहिए, ताकि छात्र जो है वो सक्रिय भाव से अपने कार्य में लगा रहे और असफलताओं से घबराए ना। छात्रों को असफलता मिलने पर उन्हें समझाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, क्योंकि यह आपके लक्ष्य का या आपके लक्ष्य के मार्ग का एक छोटा सा पड़ाव है, और आप इस पड़ाव के बाद दोबारा नए जोश और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी भावना से प्रेरित होकर हमारे जो कवि तुलसीदास जी हैं उन्होंने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कभी भी छात्रों को परेशान मत होने दें, हम सब ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, बता देना चाहिए कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। नंबर 4, प्रतियोगिता एवं सहयोग। प्रतियोगिता एवं सहयोग विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम छात्रों को सीखने के लिए बहुत अधिक प्रेरित कर सकते हैं। उनको हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। जब व्यक्तिगत रूप में सहयोग करेंगे तो छात्रों को ऐसे कहेंगे कि आपने छमाही परीक्षा में 60% नंबर प्राप्त किया है, अब आपको सालाना परीक्षा में 70% नंबर लाना है। जब हम इस प्रकार से बच्चों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं, तो होती हमारी व्यक्तिगत प्रतियोगिता, यानी कि वो स्वयं से प्रतियोगिता कर ले और या अपने कक्षा के किसी दूसरे छात्र से तुलना कर ले कि नहीं उसने 60% नंबर लिया प्राप्त किया है तो हम भी 60 से अधिक प्राप्त करेंगे। और जो हमारी सामूहिक प्रतियोगिता होती है, इसमें हम बच्चों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का कार्य करवाते हैं। लेकिन सामूहिक प्रतियोगिता का ज्ञान कराते समय यह ध्यान रखना चाहिए हम सबको कि बच्चों में किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का विकास ना हो। एक साथ समूह में रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वह सहयोगपूर्ण भावना के साथ कार्य करें और अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। नंबर 5, प्रगति का ज्ञान। अधिगमकर्ता को प्रगति का ज्ञान होने पर बहुत ही ज़्यादा रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन मिलता रहता है, और उसको पुनर्बलन के साथ साथ फीडबैक भी प्राप्त होता रहता है। क्योंकि जब किसी भी अधिगमकर्ता को अपनी प्रगति का ज्ञान होता है तो सक्रिय भाव से मतलब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है और कोई दिक्कत उसको सीखने में नहीं होती है। क्योंकि ये जो प्रतियोगिता का ज्ञान है, जब प्रत्यक्ष रूप से किसी को पता चलेगा कि नहीं हमने इतना अचीव कर लिया है, अभी इतना बाकी है, तो उसी उत्साह के साथ वो धीरे धीरे या आप कह सकते हैं एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ता चला जाएगा और अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर लेगा। इसलिए हमें छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान करवाते रहना चाहिए। इस पर कई मनोवैज्ञानिकों ने जैसे थॉर्नडाइक और उनके सहयोगियों ने प्रयोग किया था, तो उस पर ये परिणाम निकल के आया था कि एक जिम में उन्होंने जिम करने वाले लोगों के सामने शीशा लगा दिया था। वो शीशा में देख देख के अपना जिम करते थे और दूसरे तरफ बिना शीशा वाले जो जिम करता थे वो जिम कर रहे थे।
तो जो शीशे के सामने जिम कर रहे थे उनका रिजल्ट जल्दी आया था और अच्छा आया था, क्योंकि उन्हें उनकी प्रगति का ज्ञान हो रहा था कि हमने कितना अपना वेट बढ़ा लिया, हमारी बॉडी कितनी स्ट्रांग हो गई। और जो दूसरे थे उनको ज्ञान नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए प्रतियोगिता का ज्ञान, प्रगति का ज्ञान छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी होता है। जब हम उनको प्रगति का ज्ञान करवा देंगे तो छात्र ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 6, आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर जो है सफलता व असफलता प्रविधि पर आधारित है, क्योंकि हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बालक हैं, सबका आकांक्षा स्तर अलग अलग होता है। कोई सुख शांति के साथ रहना चाहता है, कोई अच्छे से पढ़ना चाहता है, किसी का लक्ष्य होता है कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छे बंगले हों, अच्छे लोग हों हमारे संपर्क में, और कुछ लोग चाहते हैं कि जथा तथा हमारी जो दिनचर्या है चलती रहे, हम समान रूप से जीवन यापन कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो आकांक्षा स्तर होता है, यह बच्चों में बनाए रखने से बच्चों की जो सीखने की गति है वो अधिक तीव्र हो जाती है। वो अच्छे से अपना कार्य करते हैं। जैसे एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की मानसिकता होती है कि नहीं हमें पुलिस बनना है, दूसरा कहता है नहीं हमें शिक्षक बनना है, तीसरा कहता है हमें वकील बनना है। और जैसे हम कह लें कि शिक्षक बनने की श्रेणी में ही एक बालक चाहता है कि हमें प्राइमरी का शिक्षक बनना है, दूसरा चाहता है कि नहीं हमें डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनना है। तो इस प्रकार से जो हमारा आकांक्षा स्तर होता है वो हमारे सीखने में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि हमेशा छात्रों की जो आकांक्षा स्तर है उसको बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि बच्चे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। फिर है नवीनता। नवीनता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ नया किया जाए। जैसे हम परंपरागत शिक्षण विधियों से छात्रों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनमें नीरसता आ गई है, वो रुचिपूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान भटक रहा है, तब हमें वहाँ कुछ नवाचार लागू करना चाहिए। जैसे सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए और बच्चों को कुछ रोचक तथ्य एवं कहानी बतानी चाहिए। अपने शिक्षण विधियों में फेर बदलाव कर देना चाहिए, ताकि बच्चे उस नवीनता के साथ साथ आगे बढ़ना सीख जाएं। कुछ नई तरह से नई चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। फिर नंबर 8 पे है हमारा रुचि। रुचि एक ऐसा शब्द है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारे मन में रुचि नहीं होगी किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ को समझने की, किसी चीज़ को याद करने की, तब तक हम सीख नहीं सकते हैं। तो सदैव हमारा यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सीखने के लिए उनमें रुचि उत्पन्न करते रहें। विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को अच्छे तरह से पढ़ाकर, समझाकर, बताकर उनमें हमेशा रुचि उत्पन्न करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे सीखते रहें। फिर नंबर 9 पे हमारा आवश्यकता का ज्ञान। आवश्यकता का ज्ञान, जैसे आप जानते ही हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिना आवश्यकता के कुछ हो ही नहीं सकता, और जब आवश्यकता होगी तभी हम उस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे और उसके महत्व को समझेंगे कि यह चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमेशा किसी भी ज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, किसी भी व्यवहार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्यों है, इसी प्रकार से हमें छात्रों को अवगत कराते रहना चाहिए अच्छी अच्छी चीज़ों से, उनको आवश्यकता की अनुभूति करवाते रहना चाहिए, ताकि बच्चे अपने गति से कई गुना अधिक एक्टिव होकर पढ़ना लिखना शुरू कर दें। नंबर 10 पे हमारा कक्षा का वातावरण। छात्रों को प्रेरित करने के लिए कक्षा का वातावरण जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा कक्षा का वातावरण होगा, छात्रों की प्रगति उतनी ही अच्छी होगी। जब हमारा कक्षा का भौतिक वातावरण अच्छा होगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है हमारे कक्षागत वो सही हो, बच्चों के उठने बैठने का तौर तरीका अच्छा हो, शांतपूर्ण माहौल हो, ये सब कौन करेगा? एक शिक्षक ही करेगा। कक्षागत समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं का आयोजन करना शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। सभी छात्रों पर बराबर दृष्टि रखकर उन्हें पढ़ने के लिए एकाग्रचित करना, उनको मोटिवेट करना, फिर उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करके अपने टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए। इस प्रकार से हम इन 10 प्रविधियों के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कक्षागत वो प्रेरित होकर अपना अधिगम कार्य करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रेरणा की विधियाँ। आप सब को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इन सभी शैक्षिक वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शैक्षिक वीडियो जो भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।